हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस्ट्रिक लवाज के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ये जो गैस्ट्रिक लवाज प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्टमक पंपिंग और गैस्ट्रिक इरिगेशन। और इस प्रोसेस में बेसिकली क्या किया जाता है, स्टमक का जो कंटेंट है ना, उस कंटेंट को क्लीन करने का एक ये प्रोसेस है। गैस्ट्रिक लवाज इज अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग आउट द कंटेंट ऑफ द स्टमक। और ये किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन के केस में। एंड दिस प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस प्रोसेस इज यूजफुल विद इन 2 आवर आफ्टर इंजेक्शन ऑफ पॉइजन। इंट्रोडक्शन में आपको 4 बातें याद रखनी है कि इस गैस्ट्रिक लवाज को हम स्टमक पंपिंग और गैस्ट्रिक इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, स्टमक का जो कंटेंट है उसे क्लीन करते हैं। गैस्ट्रिक लवाज इज अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग आउट द कंटेंट ऑफ द स्टमक। और ये किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन। और ये यूजफुल होता है विद इन 2 आवर आफ्टर इंजेक्शन ऑफ पॉइजन। ये 4 बातें आपको याद रखनी है इस गैस्ट्रिक लवाज के इंट्रोडक्शन में। अगर हम आगे चले तो अगर मैं ट्यूब की बात करूं जो इस प्रोसेस में यूज की जाती है, तो वो ट्यूब हमारी कैसी होती है, मैं आपको उस ट्यूब का डायग्राम भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये चीज़ थ्योरेटिकली बता देता हूँ। दिस प्रोसेस इज डन यूजिंग स्टमक ट्यूब। और इस स्टमक ट्यूब को हम इवाल या फिर बोयस ट्यूब भी कहते हैं, और या फिर हम कोई भी दूसरी ऑर्डिनरी सॉफ्ट नॉन कोलैप्सिबल रबर ट्यूब भी यूज कर सकते हैं। और इस ट्यूब का डायमीटर होना चाहिए 1 सेंटीमीटर और लेंथ होनी चाहिए 1.5 मीटर। और इसके एक एंड से क्या अटैच होता है, एक फनल अटैच होता है, और मार्क होता है अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर एंड। और दूसरे एंड पे से, जो दूसरा एंड है, वहां से 50 सेंटीमीटर पे एक मार्क होता है जहां तक हमें इस पाइप को अंदर पास करना है, जो कि मैं अभी आपको टेक्निक में बताऊंगा। एंड डेंचर इज रिमूव। डेंचर मीन्स अगर कोई भी नॉट है उसको रिमूव करना होता है। गैस्ट्रिक लवाज की प्रोसेस करने से पहले उस पाइप में अगर कोई भी नॉट है तो उसको रिमूव करना होता है, इसी को बोलते हैं हम डेंचर रिमूव करना होता है। और माउथ गैग यूज किया जाता है इन द पेशेंट। माउथ गैग क्यों यूज करते हैं? ताकि वो जो पेशेंट है उस पाइप को बाइट ना कर ले, ठीक है, तो इसीलिए माउथ गैग भी यूज किया जाता है। अब अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं इस ट्यूब का, तो ये वाला डायग्राम देखिए, ये है इवाल्स ट्यूब या फिर जिसे बोयस ट्यूब भी कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो ये सक्शन पंप लगा हुआ है। यहाँ से देखो दूसरा जो एंड है उससे 50 सेंटीमीटर पे आपको एक मार्क देखने को मिल रहा है। और इसके दूसरे एंड पे क्या है, एक फनल अटैच है, ठीक है। तो इसी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इवाल ट्यूब या फिर बोयस ट्यूब, जो कि यूज किया जाता है गैस्ट्रिक लवाज की प्रोसेस में। अब अगर मैं टेक्निक की बात करूं, तो ये जो गैस्ट्रिक लवाज की प्रोसेस है ना, ये हम किस पोजीशन में करते हैं वो एक बार देखो। ये हम करते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। हम ये प्रोसेस किस पोजीशन में करेंगे? लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में करेंगे। अब हम ये प्रोसेस लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में क्यों करते हैं, राइट में क्यों नहीं करते? क्योंकि आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं, क्योंकि जो पाइलोरिक एम्प्टिंग है वो एनहेंस हो जाएगी, है ना। इस वजह से हम राइट डिक्यूबिटस पोजीशन में कभी भी गैस्ट्रिक लवाज की प्रोसेस नहीं करते हैं। गैस्ट्रिक लवाज की प्रोसेस हमेशा किस पोजीशन में की जाती है? लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में की जाती है। लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में गैस्ट्रिक लवाज की प्रोसेस की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर मैं आपको इसका टेक्निक बताऊं, तो टेक्निक पे आते हैं। हमने ट्यूब देख लिया, अब हम टेक्निक देखते हैं। तो ये जो प्रोसेस है किस पोजीशन में की जाती है? लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में। जो एंड्स होते हैं उसे लुब्रिकेट किया जाता है, एंड दिस पाइप इज passed into the stomach by depressing tongue and slowly passing it downward till 50 centimeter mark is reached. And after that, about 250 ml of warm water should be passed through the funnel held high above the patient's head. When the funnel is empty, compress the tube below it between finger and thumb, lower it
below the level of stomach and its content will be emptied by siphon action on releasing pressure on rubber tubing. और जो केमिकल निकला है उसको प्रिजर्व कर लिया जाएगा, किसके लिए? केमिकल एनालिसिस के लिए. सो प्रिजर्व दिस केमिकल फॉर केमिकल एनालिसिस. अब अगर हम इस गैस्ट्रिक लवाज की प्रोसेस की बात करें तो इसमें हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं बेसिकली? तो दिस प्रोसेस, दिस गैस्ट्रिक लवाज कैन बी डन विद वाटर यूज कर सकते हैं, या फिर 1:5000 पोटेशियम पर मैग्नेट यूज कर सकते हैं, या फिर 5% ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंजेस्टेड पॉइजन. फिर उसके बाद क्या यूज करना है? नेक्स्ट, यूज अबाउट 500 ml of suitable solution and repeat till clear and odorless fluid comes out. और ये प्रोसेस तब तक हमें रिपीट करते रहनी है जब तक कि क्लियर और ऑर्डरलेस फ्लूइड बाहर नहीं आ जाता. एंड स्मॉल क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड कंटेनिंग द एंटीडोट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द स्टमक टू न्यूट्रलाइज whatever small quantity of poison is left behind in the stomach. और कुछ अमाउंट में हम क्या कर देते हैं, जो फ्लूइड है वो रहन देते हैं जिसके अंदर थोड़ा एंटीडोट भी होता है, ताकि अगर थोड़ा सा भी क्वांटिटी में पॉइजन रह गया है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए. सो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड कंटेनिंग द एंटीडोट इज लेफ्ट बिहाइंड इन स्टमक to neutralize whatever small quantity of poison is left behind in stomach. और इन किड्स, ये बात याद रखना, बच्चों के लिए हम कौन सा ट्यूब यूज करते हैं? रायल्स ट्यूब. ठीक है, रायल्स ट्यूब कैन बी यूज्ड एंड अबाउट 25 सेंटीमीटर इज नेसेसरी टू रीच स्टमक. वहाँ 50 सेंटीमीटर और बच्चों में कितना होता है? 25 सेंटीमीटर. तो ये बात आपको याद रखनी है. ठीक है, अगर मैं अब इस गैस्ट्रिक लवाज के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करूं जहां पर हमें ये गैस्ट्रिक लवाज की प्रोसेस नहीं करनी चाहिए. सो अगर मैं अब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन की बात करूं, अगर मैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन की बात करूं तो उसमें है कोरोसिव पॉइजन. तो कोरोसिव पॉइजन के केस में हम कभी भी गैस्ट्रिक लवाज की प्रोसेस नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देयर इज डेंजर ऑफ परफोरेशन. सो इस वजह से कोरोसिव पॉइजनिंग के केस में, कोरोसिव पॉइजनिंग के केस में कभी भी गैस्ट्रिक लवाज की प्रोसेस नहीं की जाती है. सो इसका एक्सेप्शन क्या है? कार्बोलिक एसिड के केस में हम गैस्ट्रिक लवाज की प्रोसेस कर सकते हैं, ये हमारा एक एक्सेप्शन है. अगर कन्वल्सेंट पॉइजनिंग का केस है ना, अगर कन्वल्सेंट पॉइजन्स हैं या फिर कोमाटोज पेशेंट्स हैं, तो इनके केस में भी हम गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं, बट हमें प्रिकॉशंस के साथ करना है. जैसे कि अगर कन्वल्सेंट पॉइजन का केस है तो हम गैस्ट्रिक लवाज की प्रोसेस कब करेंगे? आफ्टर कंट्रोलिंग कन्वल्शन. तो कन्वल्शन को कंट्रोल करने के बाद ही हम गैस्ट्रिक लवाज की प्रोसेस करते हैं, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. एंड अगर कोमाटोज पेशेंट का केस है तो उस केस में एयरवेज शुड बी सील्ड बाय कफ्ड इंट्यूबेशन. सो वोलेटाइल पॉइजन्स हो गए क्योंकि ये बेबी इनहेल्ड है ना, ईसोफेजियल वेरिसेस हो गए है ना, पेशेंट्स विद मार्क्ड हाइपोथर्मिया एंड हेमरेजिक डायथिसिस. तो ये सारे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन हैं इस गैस्ट्रिक लवाज की प्रोसेस के लिए. सो अब अगर हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात करें जो कि इस गैस्ट्रिक लवाज की प्रोसेस में हो सकता है, तो वो है लैरिंजियल स्पाज्म. ये कॉम्प्लिकेशंस आपको याद रखने कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. तो पहला क्या है? लैरिंजियल स्पाज्म. दूसरा एस्पिरेशन ऑफ न्यूमोनाइटिस. तीसरा क्या है? परफोरेशन ऑफ स्टमक, कार्डियक एरिथमियाज है ना, और वेगल इनहिबिशन. तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि इस प्रोसेस में हो सकता है. सो इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक था गैस्ट्रिक लवाज कंप्लीट हुआ. मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें. जय हिंद.